हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे इकोनॉमी पॉलिटिक्स की। तो हम बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स की हम बात करते हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं, डिफेंस से हवाले से हम बहुत सारी बातें करते हैं। इकोनॉमी की भी बात होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो या बाकी वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ है, उस हवाले से भी हमारी बात होती है मुख्तलिफ टाइम में। लेकिन आज के शो में हम बात करेंगे, पाकिस्तान तकरीबन छठा सातवां बड़ा मुल्क है दुनिया का पॉपुलेशन के लिहाज से। इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस को हम अक्सर हाईलाइट करते रहते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आईएमएफ से हम बार बार लोन्स लेते हैं, ये सारा सिलसिला चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मुख्तलिफ रीजंस बताए जाते हैं। बट अभी इस वक्त हम इंडियन इकोनॉमी की भी बात करेंगे, बल्कि उसी की हम बात करेंगे ज्यादातर, कि उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हुआ है 2024 के मुकाबले में। उसमें गिरावट हुई है। क्या वजह है इसके पीछे? इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन या इससे ज्यादा की पॉपुलेशन वहां रहती है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी पांचवी इकोनॉमी में आता है। एक्सपोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए या फिर रिजर्व्स के हवाले से देखा जाए, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये भी बताया जाता है कि जी डिफेंस के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं इंडिया की। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने बेहतर किया है, जिसकी वजह से उनकी जो एनुअल एक्सपोर्ट्स है वो 1 ट्रिलियन को माइट भी पॉसिबल कि 2025 और 2026 में वो टच कर जाए। लेकिन डिक्लाइन क्या है, वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमें खबरें आ रही है कि 77 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है। इतना मतलब हाई लेवल पे हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। लेकिन जो आम बंदे से अगर आप पूछेंगे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, क्वेटा या पेशावर में, तो यही कहेगा यार मेरी जिंदगी तंग हो रही है, मुझे मुश्किल आ रही है। वजह क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और आज इस टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमेश अग्रवाल साहब। आप सब जानते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुख्तलिफ फोरम्स पे आते रहते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच उमेश अग्रवाल साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। यस यार हम सभी। उमेश जी, हिंदुस्तान की बात करते हैं, काफी बड़ी इकोनॉमीज में से, यानी टॉप 4 टॉप 5 इकोनॉमीज में आती है। और ये कोई मेरे या आपके कहने की वजह से नहीं, बाकायदा लिस्ट पे मौजूद है ये जो एनुअल हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। क्या वजह है? मतलब हमने देखा 4 ट्रिलियन पे गई इकोनॉमी, और कहा जा रहा था कि 5 ट्रिलियन को अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएंगे। रिजर्व 700 बिलियन डॉलर क्रॉस करके ऊपर गए थे, अब वो नीचे आए। क्या ऐसी चीजें हुई हैं? हालांकि स्टेबिलिटी अगर पॉलिटिकल में कहूं तो पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मतलब बीजेपी को थर्ड टर्म मिली है, और बाकी अगर दूसरे लोग भी आते हैं तो वो फिर चीजों को शायद कंटिन्यू रखते हैं, लास्ट गवर्नमेंट जो भी पार्टी कर रही होती है। क्या चीजें आपको नजर आ रही है इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम बात कर लें या फिर पॉलिटिक्स की बात कर लें? क्या मतलब मैं दोनों चीजों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए भारत विश्व में नंबर 4 पे आ रहा है अभी इकोनॉमी के साइज में। और जी। यहाँ तक बात हो रही है कि अगले साल तक वो जापान से भी बढ़ के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। जी। फर्स्ट यूएसए रहेगा जिसकी इकोनॉमी की साइज कुछ 30 ट्रिलियन है। सेकेंड चाइना रहेगा, उसकी इकोनॉमी की साइज अराउंड 19 ट्रिलियन है। या। थर्ड जर्मनी रहेगा, उसकी इकोनॉमी की साइज अराउंड 4.5 ट्रिलियन है। और भारत और जापान की जो इकोनॉमी है दोनों 4.3 ट्रिलियन के आसपास रहेगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। हम्म। ठीक है। और इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, जी। रिसेशन में नहीं गई है। आज ग्लोबल एग्जैक्टली। ग्लोबल जीडीपी है 100 ट्रिलियंस। ठीक है। आप समझ लीजिए, लोग वर्ल्ड बैंक बोलता है 2% का ग्रोथ होता है, तो वर्ल्ड जीडीपी में $2 ट्रिलियन का इंक्रीमेंटल ग्रोथ आता है। या। भारत की इकोनॉमी आप समझ लीजिए 4 ट्रिलियन की है। और जैसे हम मैं बता रहा हूँ 6.4% ग्रोथ आएगा, तो उसके अंदर कम से कम 256 बिलियन या $260 बिलियन का इजाफा होगा। तो एग्जैक्टली। आप सोच लीजिए 2000 बिलियन वर्ल्ड की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, उसके अंदर 256 बिलियन भारत का रहेगा कंट्रीब्यूशन।
तो यस, आप सोचिए उस ग्रोथ रेट में 12.5% भारत का ग्रोथ है। मतलब बिल्कुल। ठीक हाँ, है। बिल्कुल 100 के ऊपर अगर डिवाइड करें बिल्कुल इतना ही बनता है, 20 को। हाँ, तो अब मैं आता हूँ कि लास्ट ईयर जो ग्रोथ रेट थी 8.2% थी। इस साल ग्रोथ रेट आ गई है 6.4%। बहुत सारे या फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। जैसे आपने देखा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इज़राइल और हमास का वो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है? और जिस हिसाब से क्लाइमेट का जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो अनकन्वेंशनल फ्लड्स और वो सब आ रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। हुँ, यस। और एक तरह से देखिए, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एट अ हायर रेट। कहीं न कहीं आपको एक जगह स्लैकनेस आना आता रहता है। हुँ, तो मेरे ख्याल से ये साल इज़ वन ऑफ दैट, वो एक तरह से बोलते हैं अनोमली जैसा साल हो सकता है। ठीक है? और मैं सोचता हूँ कि 2025 बेहतर जाएगा। पर इस साल प्रॉब्लम क्यों आया है? देखिए, भारत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत क्रिटिसिज़्म हो रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को लेके। क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स उन्होंने डाला है, लोगों के सब जगह, जैसे जीएसटी का डाला है और पर्सनल इनकम टैक्स भारत में अराउंड 33% है और जीएसटी अराउंड 18% है। उसके अलावा ये तो आप समझ लीजिए इनकम के ऊपर है, बाकी वेल्थ के ऊपर भी ऐसे रहता है कि आपको कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, हुँ, फिर वाटर टैक्स देना पड़ता है। फिर बिल्कुल। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आपको ट्रेड, अगर आप कोई ट्रेड में इन्वॉल्वड हो तो ट्रेड लाइसेंस देना पड़ता है, प्रोफेशन टैक्स लेना पड़ता है। तो अगर एक जनरल लोगों ने देखा है कि जो टैक्स के अंदर होता है, तो कम से कम 56 टू 58% आपकी इनकम टैक्सेस में जाती है। दिस कंसिस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्सेस। हुँ, लोकल बॉडी टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है। तो इसमें ये हुआ है कि आज भारत इज़ अ कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी। मतलब जहाँ पे जो लोग खर्चा करते हैं, उसके कारण ग्रोथ आती है। और अगर आप इतने लेने ले लोगे, तो उसके कारण लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होती है। सेकंड, भारत में क्या हुआ है कि जी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया गया 5 साल पहले, तो वो 25% कुछ आ गया था। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर अराउंड 3 लाख करोड़ था, हुआ था इंडियन रुपीस में। और हुँ, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन अराउंड 4,60,000 करोड़ हुआ है। तो सोचिए 1,60,000 करोड़। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का क्या मतलब था कि गवर्नमेंट चाहता था कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे। तो भारत की जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, बेनिफिट ले लिया। आज उनके पास कैश रिजर्व्स है। सेकंड, भारत के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, वो अपनी सैलरीज बढ़ाते रहते हैं। वो अपनी सैलरी 10%, 20% प्लस एडिशनल पर्क्स प्लस ईसॉप्स सब करते रहते हैं। जो एम्प्लॉइज होते हैं, उन लोगों को हाइक नहीं करते। अभी ये देखिए, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स एक कंपनी है, उन्होंने अपने टॉप परफॉर्मर की सैलरी हाइक की है 4% और जूनियर एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक की है 2%। सर, इन्फ्लेशन देख लीजिए, भारत में 6 टू या 7% है। कहाँ क्या होगा? और इन्फोसिस ने अपना जो अप्राइज़ल है, वो 4th क्वार्टर के लिए डिफर कर दिया है। ठीक है? और भारत के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के और एल&टी के चीफ हैं, वो बोलते हैं हम 70 घंटे और 90 घंटे काम करना चाहिए। सर, आप ये सोचिए, ये भारत के कॉर्पोरेट्स हैं, भारत की सरकार ने इनको बेनिफिट्स दिया है, ठीक है? आपको एक तरह से आपका कैश रिज़र्व बढ़ गया है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं वर्क फ्रॉम होम, जिसके कारण कॉर्पोरेट्स को ना तो सैलरीज़ लगती है, ना तो उनको रेंट्स लगता है, ना उनको पर्क्स देना पड़ता है, ना उनका इंटरेस्ट लगता है, ना उनका पावर लगता है, ना उनका कैफेटेरिया का काम लगता है। सर, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया ना कि यहाँ पे लोग आपकी ऑडियो आपकी ऑडियो डाउन हुई है उमेश जी। एक सेकंड, इसको रिकॉर्डिंग को एक बार होल्ड कर सकते हैं? नहीं, नहीं आप जी बात करें आप। अ, मेरे ख़्याल से जो उमेश साहब हैं उनका शायद कोई टेक्निकल इश्यू आया है लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ कि वहाँ पर क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ये है तो वो उस हवाले से बात कर रहे हैं हमसे कि क्या कुछ हुआ है। उमेश जी आप बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इंडिया के उस हवाले से प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ, ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंडिया के हैं, को टैक्स देना पड़ता है 25%। उनके पास हाई रिजर्व्स भी है। बट जो रिजर्व्स होता है, एम्प्लॉइज़ को अगर आप हाइक करके नहीं दोगे एवरेज सैलरी, तो कहाँ से लोग खर्चा करेंगे? इन्फ्लेशन बढ़ गया है और एक तरह से लोग अपने यहाँ पे ऐसा हो गया कि क्रेडिट ग्रोथ, अनसेक्योर्ड लोन क्रेडिट ग्रोथ बढ़ गया है। आज हालत ऐसी है कि 100 करोड़ के फ्लैट भारत के अंदर
1 या 2 मिनट में 1 या 2 दिन में बिक जाते हैं। जबकि मिडिल इनकम फ्लैट्स और बजटिंग फ्लैट्स कोई बनाना ही नहीं चाहता क्योंकि डिमांड ही नहीं है। सेकंड, हुँ। आपने ये चीज़ देख लीजिए भारत के अंदर जो मोटर सेक्टर है, उसके ग्रोथ वो भी इम्प्रूव नहीं हुई है। जो डीलर्स के पास है अनसोल्ड इन्वेंटरी बहुत बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। और एक चीज़ है कि भारतीय सरकार ने जैसे कैपिटल मार्केट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्सेस कंटीन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं। ऊपर से उन्होंने एसटीटी लगा दिया है, फिर बाद में सीजीएसटी, एसजीएसटी, ब्रोकरेज चार्जेस, इतने सारे चार्जेस लगा दिए कि पूछिए मत। और सेकंड, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। देखिए, गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है भारत की सरकार, टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। बट उसको समझना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है, जिनको उन्होंने बेनिफिट दिया है, उसका वो जो बेनिफिट है, वो आम जनता को नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और ख़ैर मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में इश्यू कुछ इस किस्म का चल रहा होता है कि गवर्नमेंट वैसे तो कहती है ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चलाएँ जी, हमें सादा ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है, हम उधार पे चल रहे होते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई से हम लोन्स पकड़ते हैं। लेकिन खुद की नई-नई चीज़ें आ रही होती जी, ये वाली गाड़ियाँ आनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू की नई सीरीज़ आनी चाहिए, मर्सिडीज़ बेंज आना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे स्टाफ मेंबर्स को ये वाली 1500 सीसी की गाड़ी जो 60-70 लाख रुपए में पाकिस्तान में आती है ये 500 गाड़ियाँ, 1000 गाड़ियाँ, ये अनफॉर्च्यूनेटली एक अजीब किस्म का तमाशा बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ठीक है, हमारे यहाँ मोटरवेज़ बनी है। इस्लामाबाद अगर पेशावर से आप ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स कराची तो आपको एक मोटरवे नहीं मिलेगी, बाकी सारी मोटरवेज़ आपको मिलेंगी। लेकिन अभी तक इन 77 सालों में हम बहुत कुछ कर सकते थे, शायद हमने नहीं किया। अमित जी, एक तो ये बताइएगा कि लोग, यानी इंडियन लोग, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि इस वक़्त अगर किसी का भी बस चलता है, बाहर निकलने का पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, वो एजुकेशन वीज़े पे जाना हो या कोई काम के सिलसिले में या किसी भी तरीक़े से, तो लोग निकलने की बात करते हैं। यानी ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है, बल्कि उन कंट्रीज़ के लिए भी नहीं है। लेकिन क्या इंडिया में इस किस्म की कोई चीज़ है? क्योंकि एजुकेशन बहुत है, लोग बहुत स्किल्ड हैं और बाहर अपॉर्च्युनिटीज़ भी लोगों को मिल जाती हैं, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तक, मिडल ईस्ट में। तो इस किस्म की भी कोई चीज़ें हैं या कोई मतलब लोकल ही मार्केट में सारा कुछ मतलब सेटल डाउन हो रहा होता है? इन सिंपल मैं आपको मतलब एक आम आदमी को समझाने के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो एक क्लास का ऐसे लोग हैं जिनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो भारत छोड़ रहे हैं। क्योंकि भारत के अंदर आपको इनकम टैक्स है, बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन टैक्स होते हैं, तो आज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है दुबई, ठीक है? ओके। और सेकंड एक तरह से लोग जो बाकी लोग हैं, जो स्किल के हिसाब से जो जिनको इंटेंस रिसर्च की ज़रूरत है, जिनके अंदर कोई आविष्कार उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि भारत में वो इकोसिस्टम नहीं है, वो जाते हैं। और ऐसा है कि आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं अमेरिका से। मतलब बहुत साल हो गया उनको लगता है कि चलो हो गया, कमा लिया, हम भारत आके अभी सेटल डाउन होना भी चाहते हैं। बच्चे उधर सेटल डाउन हो चुके हैं, लेट अस कम बैक। तो ये दोनों तरफ चल रहा है। पर हाँ, एक चीज़ है कि इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर ज़्यादा है। दुबई के अंदर लोग अभी जो इंडिया के वेल्थी लोग हैं, दे आर गोइंग टू दुबई राइट नाउ। अच्छा, लेकिन ये तो मसला ये है कि जो लास्ट जो रिपोर्ट आई थी, जो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ का हम देख रहे थे, तो उसमें इंडिया नंबर 1 था, लेकिन पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था। मतलब अगर देखा जाए तो 17 बिलियन डॉलर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो इंडियन ने परचेज़ की थी, लेकिन 12 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों ने भी वहाँ पे परचेज़ की है। तो ये तो लगता है ऐसे है कि कुछ मतलब सिमिलरिटीज़ बहुत हैं इस चीज़ के हवाले से। हालाँकि पाकिस्तान को चौथे, 5वें नंबर पे होना चाहिए उस लिहाज से अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं। अच्छा उमेश जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लोगों के यहाँ बेहतर है और डेमोक्रेसी भी मतलब चलती है, कोई मार्शल लॉज़ नहीं लगते, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होती। डिफेंस मिनिस्टर है तो बड़े पावरफुल रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बड़े पावरफुल रहते हैं। फिर लोग मतलब एज़ ए लेमैन मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया के एक आम नागरिक जो है, वो क्या सोच रहा है कि ठीक है, मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, मेरे लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, नए पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स मेरे लिए बन रहे हैं। इन फ्यूचर मेरे लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी, इंटरनेशनल कंपनीज़
का क्या मतलब वो है? क्योंकि हमें सुनने में ये आ रहा था कि सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है, यूरोपीय यूनियन बड़ा इंटरेस्टेड है, यूएस बड़ा इंटरेस्टेड है कि वो अपना जो बेस है वो इंडिया में वो लगाए और उसको बढ़ाए। देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे कि भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, ठीक ओके, है। और जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे, जैसे आज भी जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है, उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और रेलवेज में भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक दिन में 35 किलोमीटर के हाईवे रोड्स बन रहे हैं भारत में, हुँ, हुँ। और बॉर्डर रोड्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन। एजुकेशन में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो थोड़ा कम है, अभी तक वो नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया। सेकेंड, भारत की सरकार के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप सोचिए कि वर्ल्ड का तो सबसे बड़ा जो फूड प्रोग्राम है, 80 करोड़ लोगों को 25 किलो वो देते हैं, जो फूड मटेरियल्स, व्हीट और राइस, वो भारत में दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना दिया जा रहा है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अब जो भारतीय जनता है ना, वो अब पीएम मोदी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लग गई है। वो लगता है कि हाँ, ये आदमी हुँ। सुपरमैन है, या ये हमें और भी कर देगा। तो एक चुटकी तरह से, बजाते में सारा कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी मैजिक बैंड, अब पीएम मोदी को हुँ, ऐसा लग रहा है कि इनको एक लेवल तक लेके आ सकते हो। उसके बाद जो यहाँ की जनता है उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट हुँ। करना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एड लेने की जरूरत है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं आएगी, भारत के अंदर फ्रीबी कल्चर चल रहा है। और सर, आप ये देखिए, भारत के अंदर 3.5 करोड़ ही टैक्स पेयर है, 140 करोड़ की जनता में, ठीक है। हुँ, और ये हुँ। 3.5 करोड़ में मिडिल क्लास है, ये पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। कॉर्पोरेट्स 25% टैक्स भरते हैं, और जो मिडिल क्लास है 33% टैक्स भरता है। और ये हुँ, 33% मिडिल क्लास कॉर्पोरेट्स को भी सब्सिडाइज करता है। और उसने, आपने देखा है कि एग्रीकल्चर के लोग, जो एग्रीकल्चर में जो लोग लाखों और करोड़ रुपए कमाते हैं, वो लोग टैक्स ही नहीं भरते भारत हुँ, के अंदर। हुँ। और उसके अच्छा, अलावा वी आर फंडिंग लॉट लॉट ऑफ, जो भारत के टैक्स पेयर्स है, उनके फंड, उनके टैक्स के द्वारा लॉट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स को फंड किया जा रहा है। सब ठीक है, पर एक तरह से लोगों को लग रहा है कि जो टैक्स पेयर्स है उनको कुछ मिल नहीं रहा है। भारत के अंदर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैं भरता हूँ, मैं 18% जीएसटी भर रहा हूँ, ओके। जबकि भारत के अंदर आयुष्मान भारत योजना भी एक स्कीम है, मैं उसके लिए अनएलिजिबल हूँ। बट मुझे लगता है कि मैं 18% जीएसटी क्यों भरूं? जो टैक्स पे टैक्स करते जा रहे हैं ना, उससे कोई हुँ, बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। टैक्स बेस के अंदर वो एक चीज तरह से एक निराशा आ रहा है कि हमको कुछ मिला नहीं है। चलिए, ओके। सरकार काम कर रही है, बट उनको अभी टैक्स करना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम, जिनके पास पैसा ज्यादा आते हैं। छोटे फार्मर्स पे नहीं, बड़े फार्मर्स पे तो करना ही चाहिए। सेकंड, नेक्स्ट ईयर 8 पे कमीशन आ रहा है, आने वाला है। उसके अंदर वो अपनी सैलरीज बढ़ा देते हैं, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ब्यूरोक्रेसी को। टैक्स का पूरा बर्डन हम पे डालते हैं। इलेक्शन हुँ, के वक्त वो फ्रीबीज कैश ऑफर करने की बात करते हैं, पर उसको कैसे बजट करेंगे उसका कोई दारोमदार नहीं है। सर, ये प्रॉब्लम ओके। वहाँ भारत को अभी यही नीचे लेके जा रही है, क्योंकि अच्छा, जो, नहीं नहीं सर, मैं एक सेकंड। जी, प्लीज़, प्लीज़, भारत प्लीज़, प्लीज़। की जो टैक्स पेइंग पब्लिक है, उनको लग रहा है कि अभी उनको कुछ मिल नहीं रहा है, वो इतना टैक्स भर रहे हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। राइट। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे मतलब ऐसे लगती है ना, जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे भी टैक्स नहीं है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और ना लगने दिया जाता है। फिर इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको टैक्स देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में पे करती है, जो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है। हर कोई मतलब उस हिसाब से, हालाँकि वैसे अगर टैक्स नेट की बात की जाए तो बहुत हमारा कम है। लेकिन आपने एक बात की कि 80 करोड़ लोगों को शायद राशन मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर 130 करोड़ जनता में से 80 करोड़ क्यों? क्या ये गरीब हैं सारे कि ये राशन ले रहे हैं? हमारे यहाँ है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। 3 महीनों के बाद शायद 12 है या 15,000 रुपए एक फैमिली को मिलते हैं। और ये लोग गालिबन 400 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है।
जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था, अभी लेटेस्ट तो खैर कोई मैंने फिगर नहीं इसका चेक किया। लेकिन ये शायद 15% या 10-15% लोगों को ये अकोमोडेट करता होता है। तो क्या इंडिया में ये गरीब है ये लोग, ये जो सारा कुछ कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो इस वक़्त सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर क्या इसका प्रेशर है लोगों का कि यार बहुत हाई होप्स रखी हुई हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है उनसे कि सब कुछ वो बस हमें करके देंगे और हम हमारी पर कैपिटा इनकम एकदम से कोई $30,000 या $50,000 पे चली जाएगी। सर प्रॉब्लम क्या है इलेक्शन में जब आप कुछ बोलते हो, आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है? ओके। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो पब्लिक है, वो सारा चीज़ जब यहाँ भारत की जनता है, वो उसको सब कुछ लगता है कि मोदी जी कर देंगे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुके हैं, ठीक है? ओके, और दैट्स अ गुड आपने पॉइंट। देखा है कि ये जो 80 करोड़ का जो आपने जो फिगर बताया है, जो फ्री राशन हम देते हैं, इसको चालू किया था कोविड के टाइम पे, उस समय ज़रूरी था, आज ज़रूरी नहीं है। आई पर एग्री। सरकार ने क्या बिल्कुल। किया उसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसके कारण हर साल 1 लाख करोड़ रुपए कुछ लगता है मेरे ख्याल से। ठीक है, वो भी चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो गया है ब्लू कॉलर जॉब जहाँ पे जो लोग अगर जो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? अब ये हुँ, ब्लू कॉलर जॉब्स काम नहीं करते तो बांग्लादेश के लोग आके यहाँ पे बैठ के वो लोग आके वो पूरा जॉब्स ले रहे हैं। और अच्छा। हाँ, तो एक तरह से इकोसिस्टम ऐसा बनाया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, उसके कारण हमारे लोग तो काम करते नहीं हैं, बांग्लादेश से लोग फेक आधार कार्ड बना के इंडिया में आके वो लोग काम करते अच्छा। हैं। तो सर ये ओके। इस तरह से इकोनॉमी को दोनों तरफ से मार रहा है। तो यहाँ पे हुँ, सरकार को एक तरह से कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। बट एक है ना सर कि भारत के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि सारा काम मोदी जी करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और वो सब कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। और हुँ, एक तरह से वहाँ ये चीज़ है ना सर कभी भी लो देश को ऊपर नहीं लेके आ सकता, कि आप पूरा बर्डन एक टैक्स पेयर्स पे डालो। टैक्स पेयर्स क्या सर हुँ, हम लोग जो हैं वी आर कंसंट्रेटेड अक्रॉस ज्योग्राफीज़ कोई कंसंट्रेटेड वोट बेस नहीं होता हमारा। तो राइट। मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा प्रधानमंत्री को और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट एक नोटिफ़िकेशन लाए कि आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आप उसको बजटिंग नहीं कर सकते तो आप इसको प्रॉमिस मत करिए। बिना किसी हुँ, टैक्स पेयर पे भार डाल के आप प्रॉमिस मत करिए। ये फ्री प्रॉमिसेस के कारण ग्रोथ नहीं हो रहा है। आज दिल्ली जैसी एरिया में टॉक्सिक एयर हो गया है और जो हाँ, जमुना का पानी है उसके अंदर आपने देखा झाग आ रहे हैं। टॉक्सिक एयर, टॉक्सिक वाटर, टॉक्सिक सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है। दिल्ली की हालत आज बहुत खराब है। वो नेशनल हुँ, कैपिटल है। बिल्कुल बाकी देश की बात तो छोड़ दीजिए। ठीक। अच्छा, उमेश जी, हम अक्सर ये सुनते हैं कि अमेरिका के साथ बहुत क्लोज़ टाइज़ हैं इंडिया के। लाज़मी सी बात है, इकोनॉमी के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। और वहाँ की बड़ी-बड़ी जो जॉइंट्स हैं दुनिया भर में जो काम करती हैं, वो इंटरेस्टेड है, वो बल्कि कुछ ने शायद अपने सेटअप लगाने की कोशिश भी की है। फिर यूरोप की बड़ी कंपनीज़ जो है, ऐसी कंपनीज़ जो शायद बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस करती है। मुकेश अंबानी एंड अडानी ग्रुप जो है, वो भी बहुत, यानी टाटा ग्रुप को हम देखते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से बड़ा नेट वर्थ है उनका। सर, ये लोग फिर क्या कर रहे हैं? अगर वो इतनी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो जॉब क्रिएशन ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए ना, और जो स्किल्ड लोग हैं उनको जॉब्स मिलनी चाहिए। जो ब्लू कॉलर जॉब तो ये है कि यार कहीं पे जाके कोई डिगिंग के लिए कोई आपको बंदा मिल गया, कोई मतलब कोई छोटे-मोटे कामों के लिए आपको ये ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं, इस तरह की जगहों पे तो वो अकोमोडेट हो सकते हैं और उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होती है और सोसाइटी में भी काफ़ी बड़ा बदलाव आता है। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ में एआई का बहुत प्रचलन हो चुका है, ऑटोमेशन हुआ जा रहा है और एक तरह से जो बड़ी कंपनीज़ है, वो ऑटोमेशन को अपना रही है। तो इसके कारण भी जो रिपिटिटिव जॉब्स है, वो जाते जा रहे हैं। आज आप खुद ही सोचिए चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट दे दीजिए, मुझे एक हाँ, लेटर लिख के दे दो, तो आप अपने ऑफ़िस में किसी टाइपिस्ट को रखोगे, किसी को स्टेनो को रखोगे? नहीं हाँ, रखोगे। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी का एक चीज़ होने वाला है। एआई के कारण बहुत सारे जॉब्स जाएँगे और उसके अंदर हमको अपस्किल करने की ज़रूरत है। इस मामले में चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अपस्किल किया है। वही काम भारत को भी करना चाहिए। भारत की ये सरकार का अभी इनके ऊपर लास्ट बजट में इनके ऊपर इसके ऊपर ध्यान गया है। पर ये चाइना 10 साल से कर रहा है। वो अपने बच्चों को 6 से 7 साल में कोडिंग लैंग्वेज पाइथन सिखाता है, एआई की। और हम अभी चालू किए हैं 3-4 साल पहले हमारा पॉलिसी आया है।
तो हम थोड़ा लेट हैं, पर देखते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, उसमें सरकार को भी अडैप्ट होना ज़रूरी है। जनरली क्या हो रहा है, भारत के अंदर जो सरकार है, थोड़ा-सा लेट अडैप्ट कर रही है, जिसके कारण एक मिस अपॉर्च्युनिटीज़ हो रही है। सही। काम होता है, बट जिस हिसाब से अगर अडैप्टिंग अडैप्टिंग होता है, सिचुएशन चेंज होता है, उस हिसाब से करें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल सही और आपने एक बात की ख़त्म करूँगा, टाइम हमारा क्योंकि तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया जा रहा है एलएसी की तरफ, जिस तरीके से ये जो नया टनल बन रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन हुई है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स कहा ये जा रहा है कि जी, श्रीनगर की कनेक्टिविटी थ्रू आउट एयर उन इलाकों से, जम्मू से और बाकी इलाकों से रहेगी। सर, इन चीज़ों को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ये भी तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और हम हाईवेज़ को बड़ा देख रहे हैं कि जी बड़ा इंक्रीज़ किया है बड़े-बड़े शहरों को आपस में कनेक्टिविटी मिल रही है, तो उससे ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कॉस्ट है, वो भी कम हो रही है। रेलवे नेटवर्क्स बढ़े हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा कश्मीर के ऊपर जो डेवलपमेंट $14 बिलियन गालिबन हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 2024 में कि वो खर्च किया जाएगा सिर्फ़ कश्मीर और उनके सराउंडिंग्स के इलाकों में। बरोबर बोला है आपने, 1,18,000 करोड़ का जो बजटरी दिया हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छा काम भी चल रहा है, बॉर्डर रोड इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहा है और कश्मीर को एक तरह से मेनलैंड से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है और आज आपने देखा है कि ओमार अब्दुल्ला उन्होंने खुद बोला है कि भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और उन्होंने मोदी जी को तारीफ भी की है कि एक भी पोलिंग बूथ पे रीपोल की नौबत नहीं आई। तो एक तरह से वहाँ पे पहले बात होती थी कि इलेक्शंस वर रिग्ड एंड अदर थिंग्स, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा भी हुआ है भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। और सेकंड एक चीज़ है कि कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर एक चीज़ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उनकी ज़िंदगी में एक तरह से ठहराव आ चुका है और वो एक तरह से डेवलपमेंट चाहते हैं। आज आप उधर के बाशिंदों से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि बहुत चेंज आया है। जो यूथ पहले पत्थर लेके काम करते थे, वो आज स्कूल जा रहे हैं, वो आज कॉलेजेस जा रहे हैं, अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं और वो हुँ। भारत के नेशन के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा सी चेंज आया है और लोगों ने देखा है कि टूरिज्म बढ़ने से उनको कितना फ़ायदा हुआ है और हुँ। राउंड द क्लॉक कनेक्टिविटी में फ़ायदा किसका है? अगर सारे टूरिस्ट राउंड द क्लॉक जाते रहें, तो लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा होता है ना। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली राइट और मेरे ख़्याल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आपके जो मतलब दूर के इलाके होते हैं या रिमोट इलाके होते हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है बाकी मेन सिटीज़ के साथ। यही बात हम पाकिस्तान में भी करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी शायद अपने तरीके के साथ काम कर रही है और कश्मीर उसकी शायद सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। उमेश अग्रवाल साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय सिया राम।